हाय एवरीवन, आई एम अंजू, योर मैथ्स टीचर। सो गाइज वेलकम बैक। अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एज यू नो कि हम एक सेट रिलेशन फंक्शन की सीरीज़ कर रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम थ्योरी करवा दो, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम क्वेश्चंस करवा दो। सो गाइज आई थिंक क्वेश्चन करना सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर सिर्फ थ्योरी करेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे तो आपका सिलेबस एग्जाम तक कंप्लीट नहीं होगा। आई मीन टू से कि अगर आप सेट के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं तो मैं ये गारंटी देती हूँ कि जो मेरे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ, कंटेंट आपको इतना अच्छा दूंगी कि उसमें से ही आपको 2 या 3 क्वेश्चन एज इट इज़ देखने को भी मिल सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, हर क्वेश्चन के साथ जो भी उसमें थ्योरी का पोर्शन होगा वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। बट फिर भी अगर किसी बच्चे को ज़रूरत है कि उन्हें बहुत ज़्यादा थ्योरी की ज़रूरत है तो आप कमेंट में डाल देना। जैसे किसी बच्चे ने डाला था कि मैम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव का डिफरेंस समझा दीजिए, तो मैं वो आपका डाउट आपकी नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगी। ठीक है बच्चे। और दूसरा, जिस बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत हो एचटेट, टीजीटी, पीजीटी मैथ्स के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहा है या DSSB टीजीटी मैथ्स के लिए, तो अचीवर्स एकेडमी ऐप पे आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पे आपको ये दोनों कोर्स अवेलेबल हैं, मिल रहे हैं। इसमें आपको थ्योरी बहुत अच्छे से समझाई गई है। क्वेश्चन के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जितना भी आपको कोर्स मिलेगा, आई मीन टू से कि मैंने जितना भी ऑफलाइन पढ़ाया है, ऑनलाइन में फर्स्ट टाइम आई हूँ पढ़ाने, तो उसमें से रिजल्ट बहुत 100% रहा है, बहुत ही शानदार रहा है। जो भी मैं आपको मटेरियल अवेलेबल कराऊंगी आपका बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो दोज स्टूडेंट्स हु आर रियली इंटरेस्टेड देन दे कैन ज्वाइन। इफ समवन दोज हु आर नॉट ज्वाइनिंग द कोर्स दे कैन कंटिन्यू दीज क्लासेज विद मी एंड प्लीज मेक सम एफर्ट्स बाय ऑन योर ऑन। अगर जब तक आप अपने एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तब तक सिर्फ एक टीचर के पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, थ्योरी बच्चे आपको घर पे ही पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी की खुद 3-4 क्लासेस होती हैं और बहुत लंबी होती हैं, जो कि 1 घंटे में कंप्लीट नहीं होगी। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है यूट्यूब पे करवाऊँ, बट थ्रू द एग्जाम्पल्स। और यकीन मानिए ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। थ्योरी भी करवाऊंगी, आप अपना टॉपिक नीचे डाल दीजिएगा, आपको नेक्स्ट क्लास में वो टॉपिक क्लियर करवा दूंगी। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस। ठीक है। अब इसकी अगर रेंज फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले अपने फंक्शन को देखिए और रेंज क्या होती है सबसे पहले ये देखिए। समझिए इस चीज़ को कि रेंज जो है वो, मान लीजिए कोई भी फंक्शन है कोई भी, वो आपका A to B डिफाइन होता है। तो A जो है ये आपका डोमेन है और B जो है ये आपकी रेंज है। वैसे ये आपका को डोमेन होगा। ये क्या होता है? को डोमेन। बट इसमें जो भी आपकी रेंज होगी वो सेट ऑफ इमेजेस होती है, सेट ऑफ इमेजेस। ये फंक्शन में ही अपने आप में एक बहुत बड़ा है। थ्योरी की क्लासेस में, मतलब कोर्स के अंदर तो मैंने बहुत डीपली सब कुछ चीज़ें समझाई हुई हैं, बट यहाँ पे आपको एक मोटा मोटा हिसाब समझा रही हूँ कि मान लीजिए जैसे फंक्शन की इमेज, सपोज पहले आपका डोमेन बना देते हैं। ये 1 है, ये A सेट है, ये आपका B सेट है। एक आपने फंक्शन डिफाइन किया, एक रूल डिफाइन किया, fx दैट इज इक्वल टू x+1। ठीक है। A में आपके एलिमेंट पड़े 1 2 3 4 5, B में भी पड़े 1 2 3 4 5। ठीक है। अब x जो है वो आपका A में बिलोंग करता है, A में बिलोंग करता है तो x आप A से उठाएंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। ठीक है। 1 + 1 ये आपका 2 हो गया, 2 + 1 ये आपका 3 हो गया, 3 + 1 ये आपका 4 हो गया। यहाँ पे 6 भी होना चाहिए, अदरवाइज ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। 4 + 1 ये आपका 5 हो गया और 5 + 1 ये आपका 6 हो गया। तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5 और 5 की इमेज 6 आ गई। तो यानी आपका इस तरह से आ रहा है 1 की, 2 की, 3 की, 4 और 5 की 6। तो ये जो सब कलेक्शन है कोड डोमेन के अंदर, ये जो सब कलेक्शन है ये आपकी क्या बन गई? रेंज। रेंज मतलब सेट ऑफ ऑल इमेजेस। ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 वैल्यू है ये क्या है? फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट के ऊपर। 3 जो है फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट के ऊपर, 4 जो है फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट के ऊपर। ये जो पॉइंट है ये क्या है? आपके x, और किसके मेंबर हैं? डोमेन के। इसका मतलब ये हो रहा है कि डोमेन का कोई पॉइंट मैं पुट करूं तो ये जो मेरा आंसर है ये मेरी इमेज बन रही है। क्या बन रही है? इमेज। और ऐसी ऐसी इमेजेस के जो सेट होंगे वो मेरी क्या डिफाइन करेगी? रेंज। अब देखो रेंज क्या हो गई इसकी?
2 से लेके 6 तक नेचुरल नंबर है ना, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये सारे इमेजेस का सेट है। तो इसकी रेंज क्या लिखी जाएगी, ऑल एक्स लाइंग बिटवीन 2 to 6, और ये बताना ज़रूरी है कि x आपका कहाँ बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। सो डिफाइन हो गया, रेंज क्या हो गई 2 से लेके 6 तक, और इसका डोमेन क्या हो गया 1 से लेके 5 तक। आई होप क्लियर हो गया। तो रेंज हमारे पास क्या होगी, रेंज एक्चुअल में आपका fx होगा, x से ही दोबारा डिनोट नहीं करते क्योंकि x तो आपका डोमेन को है डिनोट करता है 1 to 5, तो x के कॉरिस्पॉन्डिंग जो fx की लिमिट आप निकाल रहे हो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, तो fx भी आपके कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में। तो fx की जो लिमिट आई है 2 से लेके 6 तक, तो ये fx इमेजेस को आपने डिफाइन कर दिया भाई यहाँ से यहाँ तक, तो ये किस क्या आ गई, रेंज सेट आ गया आपका। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। तो अब देखो ये हमारे पास फंक्शन है, तो मुझे यही तो देखना है x की किस वैल्यू के लिए मैं fx की वैल्यू फाइंड आउट करूं कि मेरी रेंज डिफाइन हो जाए, यानी fx मुझे पता चल जाए भाई इस नंबर और इस नंबर के बीच में लाई कर रहा है, तो ये नंबर और ये नंबर मिलके क्या बना देंगे, मेरा रेंज का इंटरवल बना देंगे, एक सेट बना देंगे। सेट के फॉर्म में टैबुलर में लिखो, या जो मैंने आपको समझाया था डे 1 वाली क्लास में बिल्डर फॉर्म में लिखो, टैबुलर फॉर्म में लिखो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन किस उसमें दे रहा है, वो एग्जामिनर की भी चॉइस है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग जाना है। तो इसके 4 ऑप्शन थे जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे, वो चारों आपके इंटरवल में थे। ठीक है, तो ये आपको इमेजेस का थोड़ा बहुत मैंने समझा दिया, रेंज क्या होती है। अब इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे DSSB का एग्जाम हो या PGT मैथ्स का, HTET का या UPTET का, कोई भी एग्जाम जिसमें सेट रिलेशन फंक्शन है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो भाई ये आपका एक सिलेक्शन वाला, जैसे बाइनोमियल कम्बिनेशन वाला काम है कि n ऑब्जेक्ट है उसमें से r चूज कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, कॉम्बिनेशन में हम करते थे n ऑब्जेक्ट्स हैं, r उसमें हम सेलेक्ट कर रहे हैं। इस तरह का अगर फंक्शन आता है तो स्टार्टिंग कैसे करनी है कि जो भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो ऊपर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऊपर होते हैं और वो हमारे पॉजिटिव होंगे। तो 15 - x ग्रेटर देन 0 होगा, 20 - 3x भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। जो हम चूज करते हैं, अब हमारी मर्जी, हम 0 सिलेक्शन भी कर सकते हैं या कम से कम 1 भी कर सकते हैं। तो जो सिलेक्शन होता है यानी जो r होता है वो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 0 नहीं होते, यानी कोई ना कोई तो आपको नंबर गिवन होगा जिसमें से आप चूज कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आप हो सकता है एक भी नंबर चूज ना करो तो आपकी 0 सिलेक्शन हो सकती है। तो आपका जो ये पैर वाला नंबर है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू चलेगा और सिर वाला नंबर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो वहां पे भी क्या है, 4x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और क्या होगा, हमेशा ये नंबर इससे ग्रेटर होगा, तो हम कहेंगे 15 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 1। इक्वल भी हो सकता है कि हमने सारे नंबर सेलेक्ट कर लिए। सेम इसमें भी 20 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 4x - 5। सिंपल, कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन दिखने में भयंकर दिखते हैं कि पता नहीं इसमें क्या होगा, है कुछ नहीं। ये आइडेंटिटी यूज करके आपने x की लिमिट तय करनी है। मान लो x आपका आ जाए कि वो a और b के बीच में है। ठीक है, फिर x की वैल्यू a और x की वैल्यू b पर आपने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, f(a) और f(b). तो a b अगर x की लिमिट है तो f(a) से लेके f(b) ये किसकी लिमिट आ जाएगी, रेंज, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तरीका समझ आ गया कैसे करना है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ये आइडेंटिटी लगानी है, x की लिमिट फिक्स हो जाएगी a to b, a के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, b के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, f(a) से लेके f(b) फंक्शन की रेंज आ जाएगी, और वही रेंज तो हमें फाइंड आउट करनी है। इसके ऑप्शन अगर आपने नोट किए होंगे लास्ट क्लास में तो 4 ऑप्शन थे, चारों क्लोज इंटरवल के फॉर्म में थे। तो इसको स्टार्ट करते हैं, देख लेना वहाँ पे। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो लास्ट वीडियो देख ले, क्वेश्चन की स्टेटमेंट उतार ले। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, 15 - x ग्रेटर देन 0 यानी 15 ग्रेटर होगा x से, यानी यहाँ से x निकला लेस देन 15। ठीक है, ये पहली लिमिट। इसको देखते हैं, 20 ग्रेटर आ जाएगा 3x से, यानी 3x लेस है 20 से, तो आपका जो x है वो लेस देन क्या हो जाएगा, 20/3। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 आ जाएगा।
एक x की बात यहाँ से आ गई, यहाँ से 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ जाएगा और x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 5/4 आ जाएगा, आपका x यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ से क्या होगा, x को एक साइड ले लीजिए, -x -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 उधर आ गया, -15 -1 -3x ग्रेटर देन इक्वल टू -16। माइनस मैंने आपको बताया था जब भी दोनों तरफ माइनस होगा तो ये नहीं है कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। तो ये आपका x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 16/3 से, ठीक है, ये आएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, -3x -4x ग्रेटर देन -20 -5 -7x ग्रेटर देन इक्वल -25। सेम माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, x आपका लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 25/7। सो दिस इज ओके, डन। अब इन सभी x को आपने कंबाइन करना है कि x की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक इसमें रहने वाली है। सोच के देखिए ज़रा जल्दी से, कहाँ से कहाँ तक आप लेंगे। यस क्लास, इसमें हम लोगों ने देख लिया कि x आपका यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा है। अब क्या करना है, ये मैंने डिवीज़न करी है इनकी, 1/2 आपका 0.5, ये आपका 15, इसको डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आपकी आएगी 20/3 दैट इज इक्वल टू 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो x लेस देन 20/3 दैट मीन्स 6 पॉइंट समथिंग आएगा, पूरा मैं डिवाइड नहीं कर रही इसको। और ये अगला x जो है लेस देन इक्वल टू 16/3 यानी ये आएगा 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 25/7 ये भी x लेस देन वाला था, x लेस देन इक्वल टू 25/7 3 पॉइंट समथिंग, और एक है x लेस देन 15। ग्रेटर वाले कौन कौन से हैं, ग्रेटर वाला इसमें जो नंबर है ये सारे लेस वाले हैं, नंबर लाइन पे भी बताऊंगी क्या करा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 यानी 0.5 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/4 यानी 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब ये बात समझो, ये जो 15 - x होता है ये आपका इंटीजर होता है। 15 - x अगर इंटीजर है तो यानी x आपका इंटीजर होगा, क्योंकि अगर x आपका रैशनल हुआ तो 15 - x इंटीजर कभी भी नहीं आएगा। तो इंटीजर है तो x भी इंटीजर ही होगा, और अगर ये इंटीजर और नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि 15 - x में आप कोई ना कोई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपको क्वेश्चंस में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम x के लिमिट तय करेंगे ना तो वो हम कम से कम करेंगे, ठीक है। तो उसी में हमारी रेंज आएगी कि मिनिमम आपके जो x है वो यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहे हैं, तो रेंज इमेजेस क्या होंगी। तो ये देखिए, ये 6 पॉइंट है, ये बड़ा नंबर, 5 पॉइंट बड़ा नंबर, ये 3 सबसे छोटा है। तो x को लेस देन ले लेंगे 25/7 से, लेस देन इक्वल टू क्या ले लेंगे 25/7 से। 15 तो बहुत बड़ा हो गया। ये 0 पॉइंट है, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि 0 आपका नेचुरल नंबर आ रहा है, ठीक है। हम किसकी बात, हम क्यों नहीं ले रहे इसमें कि रैशनल, हमने रैशनल नहीं लेना, हमने x को रैशनल नंबर नहीं लेना, हम इसको एक इंटीजर या नेचुरल नंबर लेके चलेंगे। तो हम इसको मानेंगे कि ये 1 पॉइंट समथिंग यानी 1 से ग्रेटर यानी 5/4 से ग्रेटर रहेगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या रहना चाहिए 5/4। तो x की आपने ये लिमिट तय कर दी। x की इस लिमिट के लिए अभी आपने सिर्फ इंटीजर ढूंढने हैं, ये नहीं मानना कि x की एग्जैक्ट यही वैल्यू होगी, इनके बीच के इंटीजर ढूंढने हैं। अगर ये 1 पॉइंट समथिंग है और ये आपका 3 पॉइंट समथिंग है, तो मैं सिर्फ एक मोटा सा हिसाब बता रही हूँ कि x आपका 1 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 3 रहेगा, क्योंकि ये 3 पॉइंट समथिंग है, ये 1 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो 1 से तो बड़ा है, यहाँ तो इक्वालिटी है ही नहीं। x लेस देन इक्वल टू 3 है, तो इन दोनों के बीच में, और x या तो नेचुरल नंबर होगा या x आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, क्योंकि 15 - x को इंटीजर रखना है। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हैं, या तो 2 या तो फिर 3। अगर 2 और 3 की पॉसिबल वैल्यूज हैं तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकाल दो और फंक्शन की वैल्यू 3 पे निकाल दो। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन सब से हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें एक हिंट चाहिए था कि मिनिमम कंप्रेस करके x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ताकि हम उसकी इंटीजर वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। फंक्शन की वैल्यू 2 पे, तो वहाँ से 2 निकाल दीजिए। इसको मैं रब कर देती हूँ, यहाँ करवा देते हैं सॉल्व। फंक्शन की वैल्यू 2 पे और फंक्शन की वैल्यू 3 पे, बस अब यही सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में, और ज़्यादा कुछ नहीं है। फंक्शन आपके पास था, उसको लिख लेते हैं एक बार। 15 - x c 2x - 1 प्लस 20 - 3x
सी 4x माइनस 5, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकालिए, 15 माइनस 2 तो 15 माइनस 2 सी, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 प्लस 20 माइनस 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8 माइनस 5, 13 सी 3 प्लस 14 सी 3, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देती हूँ। आई होप सबको बाइनोमियल का ये निकालना आता होगा, ठीक है। नहीं आता तो इसमें एक फॉर्मूला समझ लीजिए क्या होता है, NCR का, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करके मैं बता रही हूँ, ये आ रही है 650 वैल्यू, ठीक है। क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 650। ये आपने खुद सॉल्व करना है। सेम आपने f(3) निकालना है। जब आप f(3) निकालेंगे, x की जगह 3, x की जगह यहाँ 3 पुट करेंगे तो पूरा उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये जो आपकी वैल्यू आएगी, ये आएगी 12c5 प्लस 11c7, और इसको सॉल्व करके जो आएगा वो 11 आई थिंक 22 है, ठीक है। यस, दिस इज द, सो ये आपकी आ जाएगी रेंज। अब आपके जो ऑप्शन थे उसमें ऑप्शन चेक कर सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर बी है आपका 650 से लेके 1122 तक, तो ये आपकी रेंज हो गई, ये आपकी रेंज हो गई। बी ऑप्शन इसका आंसर था 650 1122, ठीक है बच्चे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट पढ़िए जल्दी से। ऑन इट्स एनुअल स्पोर्ट्स डे स्कूल अवॉर्डेड 35 मेडल्स इन एथलेटिक, 15 इन जूडो। 3 कैटेगरी है, एथलेटिक, जूडो और थर्ड आपकी है स्विमिंग। तो जो एथलेटिक को मिला है, नंबर ऑफ एथलेटिक, नंबर ऑफ जूडो और नंबर ऑफ स्विमिंग, ठीक है। सेट का ये एक फॉर्मूला होगा, वो बता दूंगी किस में क्या यूज होगा। जूडो 18 इन स्विमिंग, इफ दिस मेडल गोज टू अ टोटल ऑफ 58 स्टूडेंट, यानी टोटल 58 स्टूडेंट है जिनमें ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो जब टोटल की बात आती है दैट मीन्स वो आपको यूनिवर्सल दिया हुआ है 58, यानी आपको वो A यूनियन J यूनियन S गिवन है, दैट इज इक्वल टू 58, ओके। only 3 of them got in all 3 स्पोर्ट्स, यानी तीनों स्पोर्ट में जो मेडल ले रहा है वो कितने स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ 3 स्टूडेंट्स हैं। दैट मीन्स A इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन S दैट इज इक्वल टू 3 ओनली। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट्स, यानी 3 में से किन्हीं एग्जैक्टली 2 में जिन्होंने मेडल लिए हैं वो कितने स्टूडेंट हैं ये आपको बताना है। रिपीट कर रही हूँ, 3 गेम हैं, 3 गेम में 2 गेम में एग्जैक्टली 2 गेम, चाहे वो आपका एथलेटिक हो या स्विमिंग, इन दोनों में मेडल लिया हो, या जूडो और इसमें, ठीक है। जैसे कि आपको ये वेन डायग्राम दिख रहा है, कैसे बनाया, 3 का ये ऐसे इंटरसेक्शन कर दिया। ये वाला जो कॉमन पार्ट है ना, ये आपका तीनों का इंटरसेक्शन है, लेकिन मैंने तीनों का नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? या जो बच्चा ए और स्विमिंग यानी एथलेटिक और स्विमिंग का चैंपियन होगा, सिर्फ मुझे एग्जैक्टली 2 में निकालना है, यानी वो थर्ड कैटेगरी में नहीं जा रहा। तो ये वाला जो टोटल इंटरसेक्शन होगा ना, ये वाला देखो, ये पूरा नीचे से ऊपर तक कर देंगे तो उसमें ए और एस भी आ रहा है, तो साथ में जूडो वाला भी तो आ रहा है, लेकिन मुझे जूडो वाला नहीं लेना, तो सिर्फ कौन सा लेना है, ये वाला। या तो मुझे ए और एस का ये इंटरसेक्शन मिले, या ए का जे के साथ ये इंटरसेक्शन मिले, या स्विमिंग का जूडो के साथ ये इंटरसेक्शन। मुझे ये तीनों चीज़ें निकालनी है। दैट मीन्स क्वेश्चन मुझे जो फाइंड आउट करना है वो है ए इंटरसेक्शन एस प्लस एस इंटरसेक्शन जे प्लस ए इंटरसेक्शन जे, ठीक है। एस जे, ए जे और ए एस, ये चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी है। एग्जैक्टली क्वेश्चन ये है, ठीक है। नंबर ऑफ ए कितना गिवन है, एथलेटिक में कितना है भाई 35, तो ये 35 लिख दिया। जूडो में कितना है 15, ये 15 लिख दिया। और स्विमिंग में कितना है 18, ये आपका 18 हो गया। टोटल आपका 58 है, 3 आपका गिवन है। आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब समझो बात ध्यान से कि ये चीज़ फाइंड आउट कैसे होगी, ठीक है। यहाँ पे इसको रब कर दूँ। आई थिंक स्टेटमेंट तो ऊपर समझ लिया,
तो ऊपर स्टेटमेंट को ही मैं रब कर रही हूँ, क्योंकि जो स्टेटमेंट पढ़ के हमने समझना था वो हमने समझ लिया। चलिए अब देखो, सबसे पहले आपको जब यूनियन का फॉर्मूला दिया होगा ना, ए यूनियन एस यूनियन जे, तो आपने तीनों यूनियन का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ जे प्लस जो आपके यहाँ पे देखो, जब हमारे पास सिर्फ दो टॉपिक हुआ करते थे जैसे ए और बी, तो हम दो की इंटरसेक्शन लेते थे। अब हमारे पास तीन है तो तीन की इंटरसेक्शन लेंगे, और तीन की इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला क्या कहता है इसमें, वो मैं लिखवा देती हूँ। लिखिए ज़रा, लिखिए वो वाला फॉर्मूला जो तीन का है। तीनों की इंटरसेक्शन प्लस होती है और माइनस होगी दो दो की इंटरसेक्शन। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एस माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन जे माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन जे, और प्लस कर दीजिए तीनों की इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन जे। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन इनकी एडिशन फाइंड आउट हो जाएगी। हमारा एग्जैक्ट यही है कि ये हमें फाइंड आउट कैसे करना है। ये कंप्लीट तब निकलेगा जब माइनस में जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ये कंप्लीट यहाँ तक तो छोड़ दिया, वो तो आपको यहाँ से मिल जाएगी चीज़। 3 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एस, ये भी आपको माइनस करना पड़ेगा 3 टाइम्स करके, क्योंकि आपको 1 जब इन दोनों के इंटरसेक्शन में से माइनस करोगे, इन दोनों के लोगे तो ये माइनस होगा, इन दोनों के टोटल लेंगे तब भी माइनस हो रहा है। तो ये कितनी बार माइनस हो रहा है, 3 बार माइनस हो रहा है, इसलिए इसके आगे 3 लगाएंगे। तो तीनों की एडिशन, क्यों, ये बात समझो ध्यान से, जब आप ए इंटरसेक्शन एस करते हो ना तो उसमें ये कंप्लीट है आपका, ये पूरा ये वाला आ जाता है, तो ए इंटरसेक्शन एस में से ये घटा दिया, ठीक है। और जब ए और जे का इंटरसेक्शन लोगे तो भी तो ये कंप्लीट यूं आएगा, उसमें भी इंक्लूड होगा, तब भी घटा दिया, क्योंकि हमें एग्जैक्टली 2 लेना है, तो ये बीच वाला घटेगा। और जब हम इन दोनों को लेंगे तो भी उसमें ये कंप्लीट टोटल बनेगा, फिर ये वाला माइनस होगा, तो ये बीच वाला कितनी बार माइनस हो रहा है, 3 बार, इसलिए इसको 3 बार करेंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड निकलेगा, रिक्वायर्ड जो हमें निकालना था कि जो आपके स्टूडेंट है वो एग्जैक्टली 2 2 2 में ले रहे हैं। सिर्फ यहीं तक प्लस करने से काम नहीं चलेगा, यहीं तक प्लस करने में इन दोनों में वो मेंबर भी आ रहा था जो जूडो में है, लेकिन अगर एग्जैक्टली 2 वाला केस आए ना तो आपको माइनस करना पड़ेगा 3 टाइम्स ऑफ देयर इंटरसेक्शन। और यहाँ 3 क्यों लगाया उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया। तो एग्जैक्टली आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। इंटरसेक्शन आपको गिवन ही है, वो जस्ट पुट करना है। तो इसको सॉल्व कीजिए। यूनियन की वैल्यू देखिए क्या पुट है, 58, ए की वैल्यू क्या पुट है, 35। सॉल्व कीजिए मेरे साथ साथ, आप भी सॉल्व कीजिए इसको। जे की वैल्यू देखिए 15, एस की वैल्यू 18, माइनस में सबका सम निकाल दीजिए, माइनस निकालिए ए इंटरसेक्शन एस प्लस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन जे प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन जे, ठीक है। और बाहर पड़ा है प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन जे। ओके, क्या कर रहे हो, सॉरी, चलो पीछे। ठीक है बच्चे, यहां तक देख लिया, ठीक है। अब वैल्यू इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आंसर आएगा, फटाफट बताइए। हाँ जी, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा 15, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा, सारी वैल्यू सही पुट की हैं। और ये प्लस का 3, अच्छा इसकी वैल्यू लिखना भूल गए, इसको भी करो +3, ठीक है। तो ये आपका बन गया 35 प्लस 15, 50, 53, 53 प्लस 8, हाँ 53 प्लस 18, 71, ठीक है। ये आपका नंबर 71 आ गया, नेगेटिव वाला उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एस प्लस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन जे प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन जे इज इक्वल टू 71 माइनस 58, 3 6 माइनस 1 13। एम आई राइट? सबका यही आ रहा है आई थिंक, हाँ ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 13 आ रही है। अब इस 13 वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, -3 टाइम्स इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो अब यहाँ लिखने जा रही हूँ मैं, रिक्वायर्ड कि एग्जैक्टली 2 में आपका मेंबर जो है
2 गेम में मेडल ले रहा है, जो स्टूडेंट है वो 2 गेम्स में ही एग्जैक्टली मेडल ले रहा है, तो ये एडिशन जो आ रही है वो 13 माइनस 3 टाइम्स देयर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इज 3, 3 3 9, 13 माइनस 9, ठीक है, दैट मीन्स 4। तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, दैट मीन्स 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जैक्टली आपका 2 गेम्स में ही आंसर ले रहे हैं, एंड दैट इज योर आंसर। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया। रिपीट कर लो भाई, जब 2 का केस आए, जब आपको एग्जैक्टली 2 में बताना हो तो करना क्या है, 1 2 3, तो आपको ये चीज निकालनी है, 1 2 इंटरसेक्शन और ये 3, ठीक है, ये इसका मतलब 3 बार माइनस होगा। अगर 4 के साथ इंटरसेक्शन है, मतलब 4 गेम है तो 4 बार माइनस होगा, 5 के साथ इंटरसेक्शन है तो 5 बार माइनस होगा, ये 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, ये उसी के अकॉर्डिंग होता है। फिर 2 की इंटरसेक्शन आपने कैसे निकालनी है, यूनियन वाला फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला याद करना है आपने, फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड आउट करी एडिशन वाली, 2 की इंटरसेक्शन आ गई, 2 की इंटरसेक्शन यहाँ पुट करी, -3 टाइम्स टोटल इंटरसेक्शन, 2 वाली इंटरसेक्शन -3 टाइम्स टोटल इंटरसेक्शन, पुट किया, सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो दिस इज डन। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए जल्दी से, फिर ये क्वेश्चंस करते हैं। साथ के साथ आप लोग सॉल्व भी किया करो इन क्वेश्चंस को, कुछ कैलकुलेशन जैसे मैं कर रही हूँ साथ में आप भी करो, मैच करो। कैलकुलेशन आपने एग्जाम में बैठ के खुद करनी है, वो टीचर तो आपको करके नहीं देगा, तो अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है, तो साथ के साथ प्रैक्टिस कीजिए। देखना इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं दिख जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, सबसे पहले ये बता देती हूँ आपको मैं। जैसे एक सेट है मेरे पास 1 2 और दूसरा सेट है मेरे पास ए और बी, ठीक है। अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, यानी ए क्रॉस बी निकालना है, तो पहली बात तो ये 2 मेंबर इसमें, 2 इसके हैं, तो 2 2 जा 4, तो जो आंसर आएगा उसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे। और ए क्रॉस बी अपने आप में एक सेट होगा, क्योंकि ये 2 सेट की क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और इस सेट के जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, यानी एक x, y मान लो, x, y सच दैट x बिलोंग करेगा कैपिटल ए से और y बिलोंग करेगा कैपिटल बी से। ये इस सेट की क्या है डेफिनेशन, और इस सेट को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। निकालना कैसे होता है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट कैसे करना है। ए का पहला मेंबर पकड़ लो, 1 पकड़ लिया, 1 को इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर में लिख दो, 1 ए फिर 1 बी और बीच में कॉमा चलेगा। फिर 2 को पकड़ लो, 2 को ए के साथ और 2 को बी के साथ। चलो भाई, ये बन गया आपका ए क्रॉस बी, ठीक है। अब ए क्रॉस बी में आपके 4 मेंबर हैं। अब ये क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन समझो इसको, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। जैसे इसमें 4 एलिमेंट्स है ना, ए क्रॉस ए, मैं ए की खुद ए के साथ भी क्रॉस कर सकती हूँ, ए क्रॉस ए, उसमें दूसरा सेट आपका क्या चलेगा, जैसे ये बी था ना, इसको ए ही ले लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 1 की 1 के साथ, 1 की 2 के साथ, दोबारा बना लेते हैं इसको। अगर मान लो ए क्रॉस ए करना है तो ए क्रॉस ए, ठीक है, 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, तो 1 1 2, फिर 2 की बारी, 2 1 2 2, तो ये 4 एलिमेंट आ गए। अब वो कहता है ए क्रॉस ए के अंदर 9 एलिमेंट हैं। भाई सीधी सी बात है, 9 एलिमेंट है तो 9 के फैक्टर करके देखें तो 3 3 जा 9 होते हैं, है ना। और मैंने आपको बताया इसके नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई में इसके नंबर ऑफ एलिमेंट बताएगा टोटल इसमें कितने एलिमेंट है। तो अगर टोटल एलिमेंट 9 है ना, तो ये ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर 3 एलिमेंट होंगे और इसके अंदर 3 होंगे, तभी तो इसके अंदर 9 एलिमेंट आए हैं, ठीक है। अब इस ए के अंदर देखते हैं कौन से 3 एलिमेंट हैं। अच्छा, स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स, 2 ऑफ विच आर का मतलब क्या हुआ कि ये जो 9 एलिमेंट है ना, इसमें से 2 एलिमेंट की वो शक्ल दिखा रहा है हमें, वो कैसे हैं, कह रहे हैं 9 में से 2 एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो है -1, 0 और एक है आपका 0, 1। ये 2 एलिमेंट हैं जो इस ए क्रॉस के अंदर हैं, ठीक है। रिमेनिंग एलिमेंट बताइए कितने रहेंगे। अब एक बात बताओ, 9 एलिमेंट टोटल हैं, 2 एलिमेंट उसने हमें दे दिए, तो बाकी कितने बचे, 7 एलिमेंट्स, यानी वो हमसे पूछ रहा है 7 एलिमेंट कौन से होंगे, और उसने यहाँ कुछ ऑप्शंस दे दिए वगैरह वगैरह आपको बताने हैं। तो सीधी सी बात है भाई, मैं इन्हीं एलिमेंट को पता लगा सकती हूँ। अगर ए क्रॉस ए में
गड़बड़ हो रहा है, या -1, 0 आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस ए में। तो सीधी सी बात है, -1 ए का मेंबर है और 0 भी किसका मेंबर है, ए का। तो यहाँ से डन हो गया, माइनस बिलोंग करता है ए में, 0 बिलोंग करता है ए में। अब इसको देखो, ये भी किसका मेंबर है, ए क्रॉस ए का। अगर ये ए क्रॉस ए में बिलोंग करता है, यानी 0 ए में बिलोंग करता है और 1 पीछे वाले ए में, तो 0 भी ए में बिलोंग करता है और 1 भी किस में बिलोंग करता है, ए में। तो यहाँ से 0 तो ए में था ही, 1 का और पता चल गया कि 1 किस में बिलोंग करता है, ए में। अब ए का पता चल गया कि उसमें एलिमेंट है -1, 0 और 1। ठीक है, सिंपल सी बात है, दूसरा ए भी तो यही होगा, -1, 0 और 1। अब करना क्या, रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालने के लिए ए क्रॉस ए कर दो। ए क्रॉस ए करेंगे तो -1 को तीनों के साथ लिखेंगे, -1 साथ ही साथ बनाइए आप भी। -1 को 0 के साथ लिखा, -1 0, -1 1। अब 0 की बारी, 0 को -1 के साथ, 0 को 0 के साथ, फिर 0 को 1 के साथ। 1 की बारी, हमेशा पहले सेट के एलिमेंट ऑर्डर पेयर में पहले नंबर पे लिखे जाएंगे, तो 1 पहले पे लिखा जाएगा, बाकी ये सब पीछे लगेंगे। एक बार -1, फिर 1 के साथ 0, फिर 1 के साथ 1। तो ये 9 एलिमेंट है। 9 में से कौन से उसने हमें दिए हुए हैं, -1 0 0 1। तो -1 0 को तो काटा मार दो, 0 1 को तो काटा मार दो। तो ये बाकी के जो एलिमेंट बचे, ये कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं, बी ऑप्शन में दिख रहे हैं। तो यही हमारा राइट आंसर है कि ये 7 एलिमेंट्स हमारे पास होंगे। -1 0 0, -1 1 1 -1 0 -1 1 0 1 1। सो राइट आंसर इज योर बी। ओके, सो दिस इज डन। अब करते हैं आगे। ओके, अब है बारी डाउट लेने की। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरे से डाउट ले रहे हैं, तो उनका हमेशा ऐसे ही करेंगे कि वीडियो एंड होने के बाद जो भी कमेंट में आपका क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू दैट टॉपिक, वो मैं आपका डाउट सेशन में अभी 5 या 10 मिनट लास्ट के डाउट्स के रखेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट्स करके बोला कि मैम एक जो वीडियो का टाइम है वो लंबा कीजिए। डेफिनेटली लंबा किया जाएगा बच्चे, मैराथन क्लास रखी जाएगी प्रॉपर सेट रिलेशन और फंक्शंस के लिए, बट थोड़े टाइम बाद। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके समझा रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डीपली कैसे किया जाए। अच्छा, कुछ एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम कॉनिक सेक्शन यानी पैराबोला वगैरह पे बना दीजिए, वो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उस टॉपिक को जाने में। पहले सेट रिलेशन फंक्शन से जो भी रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है, आप कमेंट करके नीचे टॉपिक डाल दीजिए कि मैम मुझे इसमें प्रॉब्लम है, तो वीडियो के एंड में मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, तो अभी जिस बच्चे ने मेरे से प्रॉब्लम ली थी कि मैम रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन जो है और एक ट्रांजिटिव, ठीक है, हमें रिलेशन में प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा इनका डाउट क्लियर कर दीजिए। और एक आपका था आइडेंटिटी, मेन आइडेंटिटी में ही रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लो कि रिलेशन होता क्या है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ए और बी आपके कोई भी दो सेट हैं, ए क्रॉस बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हुई सेट्स की। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। अब जो रिलेशन होगा ना, वो ए और बी के बीच में डिफाइन कर रहे हैं, है ना। हम क्या कह रहे हैं, आर इज अ रिलेशन डिफाइंड इन बिटवीन दो सेट के बीच में डिफाइन है, ए के और बी के बीच में। तो ये खुद में क्या है, कोई फंक्शन है, कोई सेट है, क्या है। तो सुनो ध्यान से, आर यानी जो रिलेशन है ना, रिलेशन है जो ए और बी के बीच का, वो अपने आप में एक सेट है। वो अपने आप में क्या है, एक सेट, यानी इसकी जो शक्ल है ना, जिसका नाम हम रिलेशन बोल रहे हैं, एक्चुअल में ये एक सेट है। ठीक है, अगर ये सेट है तो इसके अंदर एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट किस शक्ल के होंगे। आर एक सेट है, लेकिन वो जो सबसेट है, सेट तो खुद में है और सबसेट किसका है, वो ध्यान से सुनो, सबसेट है ऑफ ए क्रॉस बी का। जिन दो सेट के बीच में ये रिलेशन डिफाइन हो रहा है, इन्हीं दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो ए क्रॉस बी आएगा, और ये रिलेशन इन्हीं दो का क्या है, सबसेट। तो सुन लिया ध्यान से, आर रिलेशन है, अपने आप में ये एक सेट है, ए क्रॉस बी का ये सबसेट है। अब इसको जब मैंने कहा भाई ये रिलेशन डिफाइन हो गया, कोई ए और बी में इसने रिलेशन बना दिया। ठीक है, क्या रिलेशन हो सकता है, मान लीजिए अब इसमें सबसेट इसका है, तो ए बी अगर तुम्हारा ए और बी का मेंबर है, ए क्रॉस बी का मान लीजिए, तो ए बी तुम्हारा आर का भी मेंबर होगा विद सम कंडीशन, विद कंडीशन, क्योंकि भाई रिलेशन बना रहे हो, कोई कंडीशन तो रखोगे। कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी होना चाहिए,
a प्लस बी इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, a इज इक्वल टू b होना चाहिए। कोई भी कंडीशन, मान लो मैंने ये कंडीशन रखी कि a b से बड़ा हो तो वो एलिमेंट आपके R में जाएंगे। तो आपने क्या करना है, ये जो डेफिनेशन लिखी जाती है ना रजिस्टर, इसको मैं प्रॉपर समझा देती हूँ दोबारा। देखिए ध्यान से, तो A B आपके एनी टू सेट्स हो गए, रिलेशन खुद में एक सेट है, रिलेशन सबसेट है A क्रॉस B का, ठीक है। और R जो है ये आपका रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ मैं बिटवीन A एंड B। तो ये कहानी है, ठीक है। A और B कोई दो सेट है, तो जो रिलेशन होगा वो अपने आप में एक सेट होगा। सबसेट किसका होगा, A क्रॉस B का। R सबसेट ऑफ A क्रॉस B, और R खुद में एक सेट है, यानी बराबर है एक सेट के। तो इसके अंदर वो x और y आएंगे सच दैट वो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए x ग्रेटर देन इक्वल टू y हो गया, x बिलोंग करेगा A में, y बिलोंग करेगा B में। तो करना क्या होता है, आपने A क्रॉस B, सबसे पहले A क्रॉस B बनाते हो। A क्रॉस B बना लिया, उसके बाद A क्रॉस B जब आपके सामने ओपन हो गया, हर एक एलिमेंट आपको ऐसे नजर आ रहा है खुला, तो हर एलिमेंट को चेक करो ये कंडीशन किस किस एलिमेंट पे अप्लाई हो रही है। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट या ये एलिमेंट, तो इन तीनों को पेयर को उठाओ और यहाँ डाल दो तुम्हारा रिलेशन। तो रिलेशन की डेफिनेशन समझ आ गई, ये रिलेशन होता है। अब रिलेशन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, तो मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले जो जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव।